हेलो गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल ईशा के रिएक्शंस पे। रिक एंड टुडे विल बी, आप सभी को प्रणाम और सत श्री अकाल। एंड विद दैट नोट, टुडे विल बी रिएक्टिंग टू ए वीडियो। इट्स कॉल्ड बाइडेन शुड बॉम्ब यूएस bases in Afghanistan, says Donald Trump. It's really looking interesting, so let's start the video. 1 2 3 and let's start, guys. अच्छा, मैं हूं प्रशांत अवन। जो ये तीन शब्द हैं आज के समय यूएस मीडिया एक्सटेंसिवली डिस्कस कर रहा है, बॉम्ब द बेसिस। ये हाल ही में कहा है डोनाल्ड ट्रम्प ने। यहाँ पे आप देखोगे आर्टिकल है, बॉम्ब द बेसिस, ट्रम्प्स प्लान फॉर यूएस टू विड्रॉल। देखो आज के समय जो बाइडेन की आलोचना हर कोई कर रहा है, मगर बहुत कम लोग हैं जो प्रॉपर सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो बाइडेन क्या कर सकते थे, इन्होंने क्या गलती यहाँ पर करी है और क्या चीज़ें इनको सही तरीके से करनी चाहिए थी। नाउ डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दी है, वहाँ पर ये कहा है कि यूएसए को सबसे इम्पोर्टेंट काम ये करना चाहिए था कि अपने खुद के बेसिस ये बॉम्ब कर देते ताकि कोई भी वेपनरी तालिबान के हाथ पे ना जाती और अफगानिस्तान की जो आर्मी है ये कुछ ना कुछ करके काबुल को तो डिफेंड कर ही लेती। अब यहाँ पे आप पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प ने ये स्टेटमेंट कहाँ पर दी है, फेसबुक पर, ट्विटर पे या फिर किसी इंटरव्यू के दौरान। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो खुद की अपनी वेबसाइट ओपन कर रखी है donaldjtrump.com, वहाँ पर दी है ये स्टेटमेंट। ये अकेला कोना है इंटरनेट का जहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अपनी स्टेटमेंट पोस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप अगर देखो तो फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, हर जगह इनको कर रखा है बैन। ये शायद इतिहास के सबसे ज़्यादा बैंड प्रेसिडेंट है, ना सिर्फ यूएस के बल्कि पूरी दुनिया के। नाउ इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि पहले बाइडेन को क्या करना चाहिए था कि ब्रिंग ऑल दी अमेरिकन सिटीजन्स आउट। सबसे लेकिन बात तो सही की कि जो अमेरिकी नागरिक है, चाहे कितना भी बैंड किया जाए, बात तो उसने सही कहा। उसके बाद इंश्योर करते कि जो भी तुम्हारा इक्विपमेंट आज के समय है मिलिट्री बेसिस में और जगह, ये सारा इक्विपमेंट तुम बाहर निकालते। लिखा है यहाँ पर, यू ब्रिंग ऑल इक्विपमेंट आउट। फिर अपना इक्विपमेंट बाहर निकालने के बाद मुझे लगता है उसके पीछे भी कोई पॉलिटिक्स होगा बाइडेन का। मिलिट्री बेसिस यूएसए के हैं, इनको बॉम्ब कर दो, इनको डिस्ट्रॉय कर दो। यूएस मिलिट्री का कई चाइना और दैट काइंड ऑफ थिंग, आई थिंक बहुत ज़्यादा महंगा सोना पड़ता। तो काफ़ी जगह यूएसए ने अपनी जो व्हीकल्स थी, जो अपनी एमिनेशन थी, ड्रोन्स थी, ये बस डंप कर दिया अफगानिस्तान में। तो ट्रम्प ने दिया यहाँ पर उसका सुझाव कि एक बार को अपना इक्विपमेंट खुद बॉम्ब ही कर देते, एटलीस्ट ये तालिबान के हाथ तो ना लगता। और जो ट्रम्प के ये तीन शब्द हैं, बॉम्ब द बेसिस, ये यूएसए में बहुत डिस्कस किए जा रहे हैं। लोग यहाँ पर सोच रहे हैं कि शायद यहाँ पर ये ठीक ही कह रहे हैं, क्योंकि जो इमेजेस हाल ही में सामने आई है कि तालिबान के जो स्पेशल एलीट कमांडोज हैं, इन्होंने अमेरिकन राइफल्स यूज़ करनी स्टार्ट कर दी है, अमेरिकन हेलमेट्स पहनने स्टार्ट कर दिए हैं। रिसेंटली मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, दिस इज़ द न्यू तालिबान। करीब 7 लाख लोग ये वीडियो देख चुके हैं। और यहाँ पे आप देखोगे ये है तालिबान की नई कमांडो फोर्स बदरी 313। देखो बदरी 313 बटालियन ये 2016-17 के आसपास बनी थी, मगर ऐसे रूप में पहली बार दुनिया इनको देख रही है, हमवी के साथ, टैक्टिकल नी पैड के साथ, अमेरिकन मेड राइफल, नाइट विजन ग्लासेस के साथ। तो ये सब देख के अमेरिकन भी गुस्सा है, सत्ता जाने वाली है, उनके टैक्स पेयर का पैसा है। तालिबान ने ये सब खरीदा नहीं है। जो बाइडेन ये सारी वेपनरी बस वहाँ पर छोड़ के आ गए मिसमैनेजमेंट की वजह से, और इस वजह से आज के समय ये नया रूप है तालिबान का। ना मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप यहाँ पर ट्रम्प के सुझाव से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। बाकी वैसे मैं आपको ये कहूँगा, अपना आंसर लिखने से पहले पूरी वीडियो प्रॉपर्ली देख लेना। ना जो सुझाव ये दे रहे हैं, इसको मिलिट्री पॉलिसी में कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी। इसके बारे में मैं पहले मेंशन कर चुका हूँ। ये एक प्राचीन मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, बहुत ही बेसिक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। इसमें ये लिखा है कि अगर आपको एक पीस ऑफ लैंड छोड़ना पड़े और वहाँ पर कुछ हथियार हैं, हॉस्पिटल बना है, बिल्डिंग्स हैं, कोई भी चीज़ है जो आपके दुश्मन की मदद कर सकती है, जब आपका दुश्मन कब जाएगा ये एरिया, तो आप जाने से पहले इस पूरे एरिया पे आग लगा दो। स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दो जाने से पहले। यूएसएसआर ने भी बाय द वे अफगानिस्तान के साथ यही किया था। आपने कई बार सोचा होगा कि आसपास की बहुत सारी कंट्रीज़ है, वहाँ पे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, अफगानिस्तान इतना पीछे क्यों है? इसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कब्जाया 1979 में, उस टाइम बिल्कुल इन्होंने काबुल को रीबिल्ड किया, बहुत बिल्डिंग्स बनाई। ओवरऑल आप अगर देखो तो यूएसएसआर के अंडर अफगानिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कुछ हद तक इम्प्रूव हुआ था, मगर जब यूएसएसआर को समझ आ गया कि ये देश हमारे काबू में नहीं आएगा और 1989 में इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ा है देश, तो जाने से करीब 3 महीने पहले इन्होंने कारपेट बॉम्बिंग करी थी पूरे अफगानिस्तान की।
जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसएसआर ने बिल्ड किया था इसको कर दिया एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय। तो ट्रम्प भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो जाने से पहले यूएसएसआर ने किया था तुम भी यही कर लेते। ये तो काफ़ी हद तक कॉमन सेंस की भी बात है, मगर स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को 2021 में इस्तेमाल कर पाना इतना आसान है नहीं। क्योंकि देखो, जब आप करते हो कारपेट बम्बिंग, बोलना बहुत आसान है कि मिलिट्री बेस डिस्ट्रॉय कर दो, मगर मिलिट्री बेस आपको पता होगा एक सिंगल बिल्डिंग तो होती नहीं है। यूएसए के जो मिलिट्री बेस है अफगानिस्तान में एकड़ों में फैले हैं, पास में आपको कई घर भी मिलेंगे, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी वहाँ पे मिलेगी आपको। तो जब आप स्कॉर्च्ड अर्थ करोगे, कारपेट बॉम्बिंग करोगे, तो वहाँ पे सिविलियंस है उनकी जान भी यहाँ पर जा सकती है, जो पीने का पानी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन लाइन है वो भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी को 1977 जेनेवा कन्वेंशन में कर दिया था बैन। इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इस टाइप की कारपेट बॉम्बिंग से सिविलियंस मरते हैं, तो स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी ऑल टुगेदर जेनेवा कन्वेंशंस के अंडर हो गई है बैन। बाय द वे, ये जो मैं बात कर रहा हूँ 1977 जेनेवा कन्वेंशंस की, ये है प्रोटोकॉल अमेंडमेंट, ये है एक प्रोटोकॉल एडिशन। अच्छा। जो ओरिजिनल जेनेवा कन्वेंशंस हैं ऑब्वियसली वो बनी थी 12 अगस्त 1949 को, मगर बाद में इनमें बहुत सारे एडिशन हुए, प्रोटोकॉल ऐड किए गए। तो ये एक प्रोटोकॉल था ऑफ द ओरिजिनल जेनेवा कन्वेंशन, मगर सिंस यूएसए ने साइन कर रखा है ये जेनेवा कन्वेंशन का प्रोटोकॉल, और फिर 2021 में कैमरा भी आसानी से अवेलेबल है, तो यूएस पे यहाँ पे आरोप लग जाता कि इन्होंने सिविलियंस पर भी बॉम्बिंग कर दी। 1989 की दुनिया बहुत अलग थी, यूएसएसआर ने बहुत ही लार्ज स्केल कारपेट बॉम्बिंग करी, बिल्कुल अफगानिस्तान में सिविलियंस मारे गए, मगर उनका दुख दर्द दुनिया के सामने कभी आ नहीं पाया। आज के समय ट्विटर, फेसबुक, हर जगह वीडियो आप फैला सकते हैं, तो बाइडेन के ऊपर बिल्कुल प्रेशर रहा होगा कि कारपेट बॉम्बिंग करते वक्त अगर बहुत ही बड़ी संख्या में सिविलियंस मारे गए तो यूएसए की इमेज इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो ट्रम्प का सुझाव अपनी जगह है, मगर बाइडेन की भी यहाँ पर काफ़ी मजबूरियाँ थी। खैर, इस सब के अलावा ट्रम्प ने हाल ही में ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के जो पूर्व प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, ये एक क्रुक थे। ना जो ये शब्द है ना क्रुक, इसका मतलब होता है एक बहुत ही डिसऑनेस्ट आदमी, एक ऐसा आदमी जिस पर आप भरोसा कर नहीं सकते। तो ट्रम्प ने यह कहा है कि जब भी मैं अशरफ गनी से मिला मेरे दिल से आवाज़ आई कि ये आदमी एक क्रुक है, मुझे कभी भी इस आदमी पे कॉन्फिडेंस था नहीं। अशरफ गनी के पास एक ट्रिक थी बस, यूएसए के जो सेनेटर हैं, जो इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ये बुलाते थे अफगानिस्तान में, या फिर यूएसए में उनके लिए पार्टीज रखते थे, उनको अपनी जेब में रखते थे, और इसी तरीके से कैसे भी करके ये अफगानिस्तान में पावर में रहे। और ट्रम्प ये सब आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ न्यूज़पेपर आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि जब अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़ के भागे, बाद में आज के समय ये रह रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, जब 15 अगस्त को अशरफ गनी अफगानिस्तान छोड़कर भागे, तब ये अपने साथ $169 मिलियन का कैश भी लेके गए हैं, लग्जूरियस गाड़ियाँ भी यहाँ पर लेके गए हैं। तो ओवरऑल अशरफ गनी पे आरोप ये लग रहा है आज के समय कि ये बहुत ही करप्ट आदमी है, और ट्रम्प भी यहाँ पर यही बात कह रहे हैं कि बाइडेन को पहले क्या करना चाहिए था कि अशरफ गनी को वैसे ही हटा देते, अशरफ गनी की जगह अमरुल्लाह साले को प्रमोट करते। अमरुल्लाह साले कंपैरेटिवली आप अगर देखो ब्रेव आदमी है, पैसा लेके भागा है, उनका करप्शन फ्री रिकॉर्ड है। अशरफ गनी की तरह एक लैविश लाइफस्टाइल वो एंजॉय करते नहीं है, ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है। तो यहाँ पर भी ब्लंडर हुआ है बाइडेन से। हालांकि यहाँ पे मुझे ये भी ऐड करना पड़ेगा कि अशरफ गनी ने अपने डिफेंस में ये कहा कि नहीं, मैंने कभी भी कोई करप्शन नहीं किया। जब मैं अफगानिस्तान से भागा मेरे पास कोई $1 मिलियन नहीं थे, मैं लिटरली नंगे पाँव भाग गया, क्योंकि मुझे न्यूज़ मिल रही थी कि या तो मुझे फांसी पर लटका देंगे, या तो अगर मैं ना भागा तो काबुल में खून खराबा हो जाएगा। तो लोगों की जान बचाने के लिए मैं भाग गया। वीडियो खत्म होता है गाइस। अशरफ गनी भागा है या नहीं भागा है, आई डोंट नो। Not the world knows what the truth is all about, but yeah, अगर अमरुल्लाह साले को बनाते तो एटलीस्ट वो अभी अफ़गानिस्तान पे होता, एटलीस्ट आई कुड से दैट, ठीक है। बट एट द सेम टाइम कारपेट बॉम्बिंग्स किसी कोई भी कंट्री हो, सीरिया पे भी हुआ, ईरान इराक पे भी हुआ, ये सही चीज़ नहीं है। अब किसी भी कंट्रीज़ पे जाके हाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे आप रॉकेट स्ट्राइक्स करो, बट पूरा एक शहर के एक पूरे पार्ट पे बॉम्बिंग करना, आपको यही नहीं पता कि सिविलियन का है और टेररिस्ट का है, आप पूरी जगह को बॉम्बिंग नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट एप्लीकेबल इन टुडेज डे, एंड कोई भी कंट्री ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप जाके किसी भी कंट्री पे जाके किसी भी टेररिस्ट को मारने चाह रहे हो, लेकिन उसके साथ अगर सिविलियंस को भी मारा जाता है, देन इट्स दैट कंट्रीज आर्मीज फॉल्ट।
the inexperienced armies out there. जब इंडियन आर्मी जब फाइट करती है, ये चाहे इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, हाँ इंडियन आर्मीज़ की सोल्जर्स मर सकते हैं, उनकी कैजुअलिटीज़ हो सकती है, लेकिन उन कंट्रीज़ के इंडिया में जो भी सिविलियंस हैं उन पे कभी भी ना ही गोली लगती, बहुत कम। जब वो लोग जानबूझ के सामने आके वो करते हैं तब तो होता है, लेकिन बाई मिस्टेक किसी को मार देना बहुत ही कम होता है। सो इंडियन आर्मी इज़ द प्रोफेशनल आर्मी, इट्स नॉट द US Army, I would say, not the UK, not the, what to say, Chinese, not the Russians. They just bomb, they don't have any psychology कि इंसान भी रहते वहाँ पे, वो लोग पूरी जगह को जानवर ही समझते। So it's defined who is going with the humanity and who is not going with the humanity. So that's a terrible thing to say, but at the same time great for them. And जो ट्रम्प ने कहा कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से आप अगर कहो कि उसका साथ देना, आई विल नॉट गिव विथ हिम, क्योंकि कारपेट बॉम्बिंग आज के ज़माने में इट्स नॉट ए ग्रेट थिंग टू डू। उससे बहुत सारे निर्दोष की जानें भी जाती हैं। सो देयर लाइफ ऑल्सो मैटर्स, इसीलिए उस स्कीम को एबोलिश कर दिया गया है जेनेवा कन्वेंशन से। सो या वही होना चाहिए था। और US आर्मी के जो लोग, जो आर्मी मैन्स थे, उनको दिमाग का उपयोग करना चाहिए था, और दिमाग का उपयोग करना चाहिए था, और वेपन्स को लेके जाना चाहिए था। उन सब चीज़ों को वहाँ पे रख के नहीं जाना चाहिए था। ये उनका फॉल्ट था एंड फॉल्ट है, उसी वजह से ये सिचुएशन, ये क्राइसिस आया। और वो लोग अब उनकी क्या बोलते हैं चीज़ें लेके पहन के बाकी कंट्री के आर्मी मैन से लड़ रहे हैं। सो इट्स देयर फॉल्ट, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट। और USA की भी फेल है वहाँ पे, आप सिर्फ एक कंट्री के ऊपर थोप नहीं सकते कि आपने राइट किया, आपने रॉन्ग किया है। सो या on that note, I hope you guys have enjoyed the reaction, guys. Don't forget to like, share and subscribe the channel, hit the notification bell out there, and we'll see you on the next one. Bye.